मंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की। ऑल्दो हमें पता है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये रोटेशनल मैकेनिक्स का एक पार्ट है, राइट? रोटेशनल मैकेनिक्स को अच्छी तरह समझने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे हार्डेस्ट पार्ट और बिटर ट्रुथ ये है कि रोटेशनल मोशन का नाम सुनते ही बच्चों की हवैया उड़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चैप्टर को छोड़ ही देते हैं और आज तक ऐसी कोई एग्जाम नहीं हुई जिसमें रोटेशनल मोशन से कोई क्वेश्चन ना आया हो। जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? एक चीज मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, अगर आपने मेरे लेक्चर को ढंग से सुन लिया तो हो सकता है आपका जितना भी डर है ये निकल जाए और आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस आप मैं इजीली अटेम्प्ट कर सकता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास किस चिड़िया का नाम है? बेसिकली अगर मैं एक बॉडी लूं, राइट, सेंटर ऑफ मास इज अ इमेजिनरी पॉइंट where the whole mass of the body is assumed to be concentrated, right? कोई भी एक बॉडी लूं, उसमें से एक पॉइंट ऐसा निकाल दूं, इमेजिनरी पॉइंट, मैं बोलता हूं कि ये पॉइंट पे पूरी बॉडी का मास सिचुएटेड है, ऐसा मान लेता हूं, अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी के अंदर ही हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रिंग ली, ठीक है, अगर मैं रिंग लेता हूं तो बॉडी सिर्फ पेरिफेरी पे, बाहर बाहर, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है? एकदम सेंटर पे, राइट? तो सेंटर पे बॉडी थोड़ी, बॉडी कहां सिचुएटेड है? सिर्फ पेरिफेरी पे, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहां है उसका? सेंटर पे। क्लियर? ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स आपको दिखेंगे जहां पे सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी के बाहर होगा। क्लियर? सो इट इज an imaginary point where the whole mass of the body is assumed to be concentrated। चलिए, अब ये सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्यों पड़ी हमको? क्या जरूरत है सेंटर ऑफ मास डिफाइन करने के लिए? बिना सेंटर ऑफ मास के हमारा काम नहीं हो रहा है क्या? तो एक रीजन ये है कि सपोज एक डाइवर ले लो, ठीक है, जो स्विमिंग पूल में गोताखोर टाइप मान लो कि वो कूद रहा है स्विमिंग पूल में, ठीक है। तो मान लो अगर वो सीधा कूदता है ऐसे, ठीक है, ऐसे नॉर्मल कूद रहा है कि उसका हेड हमेशा ऊपर है, ठीक है, तो उसका जो मोशन होगा वो पैराबोलिक मोशन होगा, हम पढ़ चुके। सपोज वो डाइव ऐसा कर रहा है, राइट, मतलब वो घूमता भी जा रहा है और आगे पैराबोलिक मोशन में बढ़ता भी जा रहा है। इस केस में ये जो मोशन का एनालिसिस है या मैं उसके हेड का एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? कैसे डिफिकल्ट हो जाएगा? क्योंकि ये बॉडी घूम भी रही है और ये ट्रांसलेट भी कर रही है, राइट? ऐसे कर्वीलिनियर पाथ में ट्रांसलेट भी कर रही है। लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं, तो ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ रोटेट ही तो कर रही है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रही है, करेक्ट? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट, हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, आप काइनेमेटिक्स में ले लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ले लो, वर्क पावर एनर्जी देख लो, कोई भी देख लो, आपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए पढ़ा है, राइट? तो पॉइंट मास के फॉर्मूले अगर हमें यहां लगाना है तो हमें एक बॉडी को पॉइंट तो मानना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो हम यहां पे देखते हैं कि एक बॉडी, सपोज उस बॉडी को मेरे को यहां पे से ऐसे लिफ्ट करना है, तो दो थ्रेड से मैंने ऐसे लिफ्ट कर दी, इसको ऐसे लिफ्ट कर लो ऊपर, राइट? क्या ये बॉडी ले लो, ये बॉडी ऐसे लिफ्ट हो सकती है इजीली ऊपर दोनों साइड से। अगर मैं दो पॉइंट ना लेते हुए सिर्फ एक पॉइंट लेने की कोशिश करूं, राइट, मैं सोच रहा हूं कि ये बॉडी सिर्फ एक पॉइंट में लिफ्ट हो जाए, ऐसे क्या हो रहा है? ये तो ये है सेंटर ऑफ मास, जहां पे से मैंने फोर्स लगाया या मैं बॉडी को इजीली बैलेंस कर सकता हूं उस पॉइंट पे, करेक्ट? पूरी बॉडी को मुझे दो पॉइंट पे से या तीन पॉइंट पे या मल्टीपल पॉइंट्स पे नहीं करना पड़ेगा बैलेंस। मान लीजिए एक रिंग है, राइट? रिंग को अगर मुझे बैलेंस करना है तो मैं क्या करता हूँ, रिंग की पेरिफेरी पे थ्रेड बांध देता हूँ, ऐसे एक पॉइंट में से थ्रेड निकाल के मैंने सब दूर फिक्स कर दी, तो रिंग हॉरिजॉन्टल रहेगी। उसकी जगह मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, एक वायर बांध दो पतला सा और सेंटर पे से उठा लो उसको, तब भी वो रिंग कैसी रहेगी? हॉरिजॉन्टल। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना और सेंटर ऑफ मास के अबाउट एनालिसिस करना काफी इजी हो जाता है। तो अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का निकालते कैसे।
तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन डिस्क्रीट पार्टिकल्स। डिस्क्रीट पार्टिकल्स मतलब अलग 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 पार्टिकल, करेक्ट। यहां पे आपको एक अमेजिंग बात बताऊंगा कि आपको अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आपका इंडिविजुअल बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। मतलब आप सोचोगे यार सेंटर ऑफ मास निकालना, सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, क्या बात कर रहे हो? सही बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। सपोज एक एन सिस्टम लीजिए ना, एन डिस्क्रीट पार्टिकल्स लीजिए, बहुत एक सिस्टम है जिसमें एन डिफरेंट पार्टिकल्स है जिनका एन डिफरेंट मास है, ठीक है, उनकी एन डिफरेंट पोजीशंस है। अब ये यहां बैठे हैं, वो पूछ रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, ठीक। पहली बात कि अगर मुझे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है तो सबसे पहले इन सब की पोजीशन पता होनी चाहिए, करेक्ट। तो इन सब की पोजीशन के लिए मैं क्या बनाता हूं? सबसे पहले एक जेल, राइट, रेफरेंस लाइन बनाते हैं, ये बनाया मैंने x, ये बनाया मैंने y। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया सेंटर ऑफ मास m1 का कहां है, तो आप बोलोगे सेंटर ऑफ मास पॉइंट एकदम छोटा सा, तो क्या वही होगा? ये इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मैं आपको बड़ा सेंटर ऑफ मास रहा हूं लेकिन आपसे पूछ भी सेंटर ऑफ मास ही रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। मैं पूछूं इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो। मतलब ऐसे बहुत सारे सिस्टम लिए हैं पार्टिकल्स, एन पार्टिकल्स। मैं इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन डिफाइन करता हूं r1 वेक्टर। r1 वेक्टर क्या है? इट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वन पार्टिकल या m1 पार्टिकल। इसका पोजीशन डिफाइन कर रहा हूं, ये होगा r2, सिमिलरली ये होगा r3, फिर 4 5 6 ऐसे n तक जाता हूं मैं। अब मुझे निकालना क्या है? पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि यहां पे वो पोजीशन होगी, ऐसा अज्यूम कर लिया कि इन सब का सेंटर ऑफ मास का होगा यहां पे, ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया। तो इसकी पोजीशन भी होगी कुछ, दिस इज कॉल्ड एज RCOM, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, करेक्ट। इसको निकालते कैसे? अगर आपको वेटेड एवरेज निकालना है तो इसका फार्मूला सेम इज दैट ऑफ वेटेड एवरेज वाला ही होता है। कैसे निकालते हैं देखिए, मैं RCOM को मैं ऐसे लिखता हूं, m1 into r1 प्लस m2 into r2 प्लस m3 into r3 and so on divided by sum of masses m1 plus m2 plus m3 and so on, करेक्ट। फिर से एक बार, r1 क्या है? r1 is the position of center of mass of m1 in the product, r2 क्या है? position of center of mass of m2 in the product and so on divided by sum of masses, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, summation mi ri from I equal to 1 to n summation mi I equal to 1 to n, this will give you the position of the center of mass, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि थ्री डायमेंशनल बॉडी हो, हम प्लेन लैमिना भी ले सकते हैं। लैमिना मतलब शीट टाइप्स, है ना। तो अगर बॉडी मेरी 2 डायमेंशन है तो यूजुअली मैं इस RCOM को x, y और z फॉर्मेट में लिखता हूं। अगर 2 डायमेंशन बॉडी है तो x और y कोऑर्डिनेट लिखता हूं। कैसे? इफ आई वांट टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, आई विल यूज ओनली x कोऑर्डिनेट्स, दैट्स इट, m1x1 plus m2x2 and so on divided by m1 plus m2 and so on. Similarly, if you want to find the y coordinate of center of mass, it is m1 y1 plus m2 y2 and so on divided by m1 plus m2 and so on, correct. Similarly, if you want to find the third coordinate also, z coordinate, m1 z1 plus m2 z2 and so on divided by m1 plus m2 plus m3, clear। अब इसको समझते हैं हम एलडीक्यू से। तो दोस्तों देखते हैं, आइए फर्स्ट प्रॉब्लम। यहां पर एक 4 पार्टिकल्स दे रखे हैं हमको और चारों पार्टिकल्स ए डिस्टेंस सेपरेशन पे है, या मैं ऐसा बोलूं एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे हैं, करेक्ट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। आप अगर कॉमन सेंस लगाए थोड़ा सा तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसका सेंटर, इसके सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आना चाहिए, करेक्ट। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यहां आना चाहिए, ठीक है। ये हमें इंट्यूशंस आ रहे हैं, ऐसा हमको कॉमन सेंस से लग रहा है। चलो एक बार निकाल के देखते हैं। सबसे पहले पोजीशन हमको इंडिविजुअल पार्टिकल्स की पता होगी, तभी तो हम निकाल पाएंगे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन,
करेक्ट। तो हम इंडिविजुअल पोजीशन निकालते हैं, उसके लिए हम थोड़ी सी और स्मार्टनेस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हमें एक फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर करना होता है ओरिजिन। अगर मैं फिक्स्ड पॉइंट यहां कंसीडर ना करते हुए किसी एक सिस्टम पे ऐसे कंसीडर कर लूं जहां पे मेरे लिए इजी हो जाए, क्या इजी हो जाएगा, ये निकालना इजी हो जाएगा, राइट। मैं मान लेता हूं कि पोजीशन अगर मैंने यहां पे ओरिजिन कंसीडर कर लिया 0,0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो खत्म हो गए, क्लियर। यहां पे ये बेसिकली ये मेरा x1 y1 है ना, ये मेरा x2 y2 है, ये मेरा x3 y3, ये मेरा x4 y4 है, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैंने ओरिजिन मान लिए तो ये तो 0 हो गया। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूं। यहां पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितने आएंगे मेरे, a, 0, x में a, y में 0। यहां मैं देखूं तो x भी a है और y भी a, तो ये जाएगा a, तो यहां क्या हो जाएगा 0, a। ये मेरे पास चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक। चलिए अब मैं यहां पुट करता हूं। If I want to find the x coordinate, I have to put only x coordinates of these particles. अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास का x coordinate निकालना है तो इन सारे पार्टिकल्स का भी मेरे को सिर्फ x coordinate ही पुट करना है, ठीक है। x coordinate पुट करना है, ये हो जाएगा 0 m into 0 प्लस इसका x coordinate कितना a m into a प्लस इसका x coordinate कितना है m into a प्लस इसका x coordinate कितना है 0, ठीक हो गया 0 डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास दैट इज 4m। क्या आपका x coordinate a by 2 आ गया। x coordinate a by 2 means somewhere here on this plane, right। चलिए y coordinate निकालते हैं। इनका y coordinate ये 0 है, ये भी 0 है, राइट। इसका y coordinate a है, इसका y coordinate a है, दोनों के y coordinate a है, तो क्या डायरेक्ट लिख दूं मैं 2m डिवाइडेड बाय 4m, तो मेरा आंसर आ गया a by 2। इसका मतलब y coordinate भी कितना है मेरा a by 2। इसका मतलब जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा ये और ये, क्या सेंटर पॉइंट मिल गया हमें, क्लियर। चलिए ये प्रॉब्लम तो काफी इजी थी, एक थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। क्या करते हैं, यहां पे मास सिमेट्रिकल थे, मैं मास को उठा के अनसिमेट्रिकल कर देता हूं। मैं मान लेता हूं कि ये मास m है, अब ये मास 2m है, ये मास 3m है और ये मास 4m है, क्लियर। अब बताओ क्या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यही रहेगी या चेंज हो जाएगी। आपका आंसर होना चाहिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है मैंने। अब निकालते हैं, यहां पे अगर x कोऑर्डिनेट निकालेंगे फिर से हम इसी प्रॉब्लम में, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा m into 0, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें कितना हो जाएगा 2m into a, तो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा 2m into a प्लस इसमें कितना हो जाएगा 3m into a, दिस विल बी 3m into a, ये हो जाएगा वापस 0 इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 4m प्लस 3m प्लस 2m प्लस m, ठीक है। 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस m, क्या मैं इसको डायरेक्ट 10m लिखूं, राइट। डायरेक्ट मैंने इसको लिख दिया 10m, तो ये कितना हो गया 5/2 दैट इज a by 2। मतलब x कोऑर्डिनेट अभी भी कितना आ रहा है a, मतलब ये समवेयर हियर होगा इधर इस लाइन पे, ठीक है। चलो y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कितना आएगा this into 0, राइट। ये कितना होगा 2m into 0, अगेन ये दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो गए। इसका देखते हैं 3m into a और ये 4m into a, so it is 3ma plus 4ma divided by total mass 10m, कितना आ गया 7a by 10a m, 7ma by 10m, so mm get cancelled, you will get 7 by 10, clear। 7 by 10 means ये देखो ये क्या था 5 by 10, ठीक है 1 by 2, इसके थोड़ा ऊपर यहाँ, मतलब इस बार जो आंसर आ रहा है मेरा वो यहां ना आते हुए यहां आ रहा, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, आंसर आया मेरा a by 2, 7a by 10, 7a by 10, a by 2, 7a by 10। ऐसा क्यों हुआ बताओ। देखिए अगर मैं यहां पे हाथ रखता हूं इस एक्सिस पे, राइट, इस एक्सिस के दोनों साइड मासेस कितने हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, टोटल 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, टोटल 5। इस एक्सिस के दोनों साइड मास सिमेट्रिकल है, इसलिए मेरा आंसर इसमें ही पाया।
ठीक है, इधर देखते हैं। मैंने यहाँ पे आता है, इधर मास कितना है 1 + 2 3 और यहाँ पे कितना है 4 + 3 7। मास ऊपर ज्यादा हो गया इसलिए सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो गया। ये चीज आपको क्लियर। एक इंटरफेरेंस आप यहां से और निकाल सकते हैं कि अगर सिस्टम सिमेट्रिकल है तो उसका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही आएगा, और अगर सिस्टम अनसिमेट्रिकल है तो फिर कहीं भी आ सकता है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कुछ और अच्छे प्रॉब्लम। यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है और उसकी वर्टाइसेस पे, कॉर्नर्स पे मैंने मासेस प्लेस कर दिए। ठीक है, वो मुझे पूछ रहे हैं फाइंड द पोजीशन और द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फिर हम थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाएंगे। ब्रेन लगाने के बाद आपको पता पड़ा कि एक पॉइंट को ओरिजिन मान लो और ऐसा पॉइंट ओरिजिन मान लो ताकि इसके कोऑर्डिनेट खत्म हो जाए। तो मैं इसको ओरिजिन मान लूंगा। जैसे मैंने इसको ओरिजिन माना तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, खत्म होगा। इसके ऊपर 0,0 मतलब ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा। अच्छा, मैं लेंथ l ले लेता हूं, राइट। अगर मैंने लेंथ l ले ली तो ये कितना हो जाएगा l,0, राइट। अब बात आती है इसके कोऑर्डिनेट्स की, राइट। मुझे पता है ये l है, ये भी l है, ये कितना हुआ l/2, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया l/2, लेकिन y कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट ना बच्चे अपने अपने ब्रेन के हिसाब से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, एक तरीका तो ये होता है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। आप ये बताएं आपको लेंथ l/2 है, ये l है, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे? √l² - l/l²/4। दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर विल गिव परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये √3l/2। ठीक है, और थोड़ा स्मार्ट अप्रोच क्या है, मान लीजिए कि ये लेंथ l है, राइट। ये कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एंगल कितना होता है? ये 60 डिग्री होता है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है और मैं राइट एंगल ट्रायंगल लूं, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस व्हिच इज क्लोज टू थीटा इज l cos थीटा। ये डिस्टेंस आती है मेरी l cos थीटा और ये डिस्टेंस आती है l sin थीटा, राइट। l sin थीटा, l sin थीटा कितना हो गया √3l/2। डायरेक्ट पाइथागोरस भी लगाना है। क्लियर? चलिए इधर भी देखते हैं l cos थीटा cos 60 1/2, तो ये है l/2। मतलब आप चाहें तो प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली आसान कर सकते हैं, फिजिक्स तो मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर? चलो नाउ हमको इसके कोऑर्डिनेट आ गए √3l/2, √3l/2। चलिए अब मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो जगह m1 × 0 प्लस m × l प्लस m × l/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। 1 + 1/2 कितना होगा 3/2। तो मेरा आंसर क्या l/2। मतलब ये इस लाइन में होगी, कहीं ना कहीं x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट दिस × 0 0, दिस × 0 0, कितना बचा ये m √3l/2 डिवाइडेड बाय 3m टोटल मास। तो m का कैंसिल्ड, यू विल गेट l/2 √3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया, मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया l/2, l/2 √3। और यही इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी तो होता है। अब इसका सेंट्रोइड निकालते हैं, जब आपको शायद कोऑर्डिनेट से याद हो, l/2, l/2 √3। चलो एक अलग प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पे मास अनसिमेट्रिकल है। जब भी आपको ऐसा सिस्टम दिखे, हमेशा कोशिश करना सिमेट्री फाइंड आउट करने की। अगर आप सिमेट्री फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल हो गए तो ये प्रॉब्लम आप आसान बना सकते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं ये लाइन लेता हूं, ये, तो आपको ऐसा लगा इस लाइन के अबाउट ही प्रॉब्लम सिमेट्रिक है, इस लाइन के अबाउट ही प्रॉब्लम सिमेट्रिक है। इसका मतलब अगर मैं इसको जिन मानूं तो मैं पूरी प्रॉब्लम को छोटा कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? एक बात तो मुझे क्लियर है कि जो भी आंसर आएगा वो इसी लाइन पे आएगा, सिमेट्रिक है। ठीक है, अब मुझे क्या ढूंढना है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट, एक ही कोऑर्डिनेट ढूंढना, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मुझे पता है कि ये अगर रेगुलर हेक्सागन है तो इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होती है, मतलब आधा आधा 60 डिग्री होता है, राइट। सो इन दोनों मास को हटा के अगर मैं यहां पे 2m मास रख दूं, जिसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, फिर अपन सिमेट्री लगाते हैं। दिस इज l cos 60, तो ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट्स
L/2, 0। ठीक है। सिमिलरली इन दोनों मास को हटा के आप यहां पे मास रख दीजिए। कितना मास? 3m + 3m, टोटल 6m मास रख दीजिए, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? L/2 प्लस ये डिस्टेंस कितनी है? L, 3L/2, 0। करेक्ट। अब ये डिस्टेंस कितना है? a प्लस a, तो ये डिस्टेंस होगी 2a, 0। इसका मतलब इस पूरी प्रॉब्लम को हमने छोटा कर दिया। हमने यहां मास रखा, यहां मास रखा, यहां मास रखा और यहां मास रखा। डिस्टेंस 0, L/2, 3L/2 और 2a, 2l, l ले लीजिए, 2l, और यहां मास 2m, 2m अगेन, यहां पे 6m और यहां पे 2m। अब क्या आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट, m1 x1, m2 x2, m2 x2, m3 x3 एंड m4 x4 डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्लियर? चलिए, तो ये आप सॉल्व करना। हम एक 2 पॉइंट मास सिस्टम देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास फॉर 2 बॉडी सिस्टम। यहां पर 2 बॉडी है, मान लीजिए मास m1 है, m2 है, करेक्ट। दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी ले ली मैंने? l ले ली। अब मुझे क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मान लिया मैंने कि दोनों मास सेम है, मैंने अगर माना दोनों मास सेम है, तो सेंटर ऑफ मास के एग्जैक्ट सेंटर पे है। क्लियर? चलिए, मैंने माना अगर कि m2 मास ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास कहां है? सेंटर में, टुवर्ड्स m2। देखो, सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज टुवर्ड्स हेवियर मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हेवियर मास। जहां पे ज्यादा मास होता है, सेंटर ऑफ मास वहां शिफ्ट हो जाता है। तो अगर m2 ज्यादा है तो लगभग यहां आएगा, और m1 ज्यादा है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। मुझे निकालना है इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं मान लेता हूं कि ये ओरिजिन पे है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम इजी हो जाएगी, राइट? चलिए, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना निकालता हूं मैं? m1 इनटू इसका सेंटर ऑफ मास 0 प्लस m2 इनटू इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? l डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस m1 प्लस m2। तो कितना आ गया मेरा? m2l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये पोजीशन कहां है? ये है विथ रेस्पेक्ट टू m1 है, विथ रेस्पेक्ट टू m1 है। ठीक है। इसको आप शॉर्ट फॉर्मूला की तरह याद कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास m1 है और ये मास m2 है। दोनों के बीच की सेपरेशन l है। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास इसके रेस्पेक्ट से चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऑपोजिट मास इनटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस। ऑपोजिट मास इनटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस। ये डिस्टेंस यहां से आ गई x1, ऐसा मैंने मान लिया। x1 इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू m1। अगर मुझे यहां से चाहिए, वो बोले कि नहीं यहां से बताओ, इधर से, तो 2 तरीके हैं। या तो आप L में से ये सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर क्या करेंगे आप? इफ यू वांट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू m2, व्हाट यू हैव टू डू? ऑपोजिट मास इनटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास। तो अगर मैं यहां से x2 की वैल्यू लगाता हूं, तो आएगा ऑपोजिट मास इनटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस। ये मेरी x2 की वैल्यू है और ये मेरी x1 की वैल्यू है। और अगर अपन इसको वेरीफाई करें, तो x1 प्लस x2 बताओ कितना आना चाहिए बच्चों? क्या x1 प्लस x2 L के बराबर आना चाहिए? x1 प्लस x2 कितना आना चाहिए? पूरी टोटल लेंथ, टोटल सेपरेशन बिटवीन द मासेस। तो यहां पर हम L1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2L डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, अगर मैं ये निकालता हूं, मतलब x1 प्लस x2 करता हूं, तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज x2, दिस इज x1। अगर मैं x1 प्लस x2 करता हूं, तो यहां पे आ जाएगा m1 प्लस m2, l कॉमन निकाल लिया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 m2 को मार दिया, क्या बचा? l। वेरीफाइड। इसका मतलब जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा, जो हमने सुना, वो 100% सही है। तो 2 पॉइंट मास के लिए सिस्टम आप याद रखें, ऑपोजिट मास इनटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस। क्या ये चीज क्लियर है? बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदियां तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे एक पत्थर की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। स्टे मोटिवेटेड,
कीप लर्निंग, कीप सपोर्ट।